गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत सारी चैट चल रही है बच्चों की रिलेटेड टू द प्रीवियस जेई मेंस। कैसा हुआ? चैट पढ़ के मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ है और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर रिलेटिवली इजी भी था। बहुत बढ़िया, गुड। गुड मॉर्निंग। अपना तो नाम लिख दो यार, आज बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं। 196 मार्क्स पे रोना क्यों आ रहा है यार? फरवरी अटेम्प्ट में 196 मार्क्स आने का मतलब है मार्च में 200 आ सकते हैं, अप्रैल में 225 आ सकते हैं और अगला जो अटेम्प्ट होगा चौथा उसमें 250 भी आ सकते हैं इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड इफ़ यू कीप इम्प्रूविंग योर वीकनेस। ओके। ऋतिक, पूर्वांश, अनिरुद्ध, श्रेयांश, अनुकृति, ऋषि, दीपांशु, दीपक, प्रतीक, ऋतिक, व्योमेश, खुश, गर्व, चिराग, तनिष्क। बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं यार। हाय प्रतीक, हेलो। लकी, सृष्टि, खुशी, मनोज, उज्जवल, व्योम, श्याम सुंदर, आदि, देवांश, विशाल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अमेजॉन एकेडमी। आपको पता होगा, आपने टीचर्स की वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, या हो सकता है ऐप पे भी वो वीडियो आपने देखा हो कि अब की बार जो अपन क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, देर इज समथिंग डिफरेंट। क्या करने वाले हैं अपन? अपन कुछ नंबर्स और कुछ थ्योरीज को फॉलो करने वाले हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, टू रिटेन मैक्सिमम नॉलेज। तो जैसे आज अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है वो ठीक है, आज हमको सब कुछ समझ में आ जाता है। कुछ टाइम बाद, सपोज एक दिन के बाद, हम उसका कुछ कुछ पार्ट भूलने लगते हैं। ये नेचुरल है, ये दिमाग की टेंडेंसी है। तो एक दिन के बाद थोड़ा सा एक बार नज़र और मारनी है, फिर कुछ दिनों के बाद एक बार नज़र और मारनी है। सपोज अगला जो लेक्चर होगा उसमें डीपीपी एक आध क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का भी आ जाएगा। इस तरह से अपन अब की बार कुछ साइंटिफिक अप्रोच यूज करने वाले हैं, कुछ साइंटिफिक अप्रोच, न्यू अप्रोच बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। इस तरह के अप्रोच यूज करने वाले हैं ताकि अपन मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं फॉर द क्रैश कोर्स और मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं फॉर द मार्च एंड अप्रैल अटेम्प्ट। नहीं, इंग्लिश लेक्चर विल बी एट 3 PM। राइट नाउ दिस इज इंग्लिश। ओके, चलिए 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 चलिए, गुड 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 गुड। तो अपन स्टार्ट करें फटाफट से आज का अपना चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इनफैक्ट रिसेंटली नहीं, पिछले कई सालों से डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन पक्का आता है और ज़्यादा चांसेस हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आता है। और कभी कभी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके और ऑपरेशंस को यूज़ करके जो अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से आने की। तो अपन उन दोनों पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बची कुछ जो थ्योरी उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें। चलिए, चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करना चाहूँगा क्योंकि चैट अब आप लोग थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली एंड इन JEE 2003 माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, समेशन, इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्रेमर्स रूल आप जानते होंगे, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करी जाती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू टू टर्न योर स्विच ऑन। स्विच ऑन मतलब सर मेरी तो लाइट ऑन है, पंखा भी ऑन है। स्विच कौन सा ऑन करना है? दिमाग का स्विच ऑन करना है। दिमाग का स्विच ऑन। दिमाग में कोई स्विच होता है क्या? होता है। जैसे एग्जांपल, सपोज आप आज सुबह उठे और आपको लगा यार आज तो संडे है, आज क्यों क्लास रखी है, आज तो आराम का दिन है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। यानी आपका दिमाग स्विच ऑफ मोड में है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, आई शुड स्टडी मोर, मुझे कुछ और अच्छे मार्क्स लेके आना है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, मेरे पास अटेम्प्ट और है, आई एम लकी कि मेरे पास अब की बार ज़्यादा अटेम्प्ट है, तो क्यों ना मैं अब की बार और इंप्रूवमेंट करूं, कुछ जोश के साथ कुछ आज नया पढ़ूं। सर भी कह रहे हैं कि कुछ नया डिज़ाइन किया है, कुछ नया प्लान किया है, लेट मी बी ए पार्ट ऑफ इट। दैट इज द वे यू टर्न ऑन योर स्विच। समझ में आ रही है क्या बात? चैट को मैं 2 सेकंड के लिए ऑन कर रहा हूं, बता देना जल्दी से आप लोगों ने अपना अपना स्विच ऑन कर लिया या अभी भी स्विच ऑफ में बैठे हो कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है। नहीं,
जो चल रहा है मुझे उस पर फोकस करना है, उसकी बातों सर की बातों को ध्यान से सुनना है, उनको ग्रैस्प करना है, उनको अप्लाई करना है। टर्न योर स्विचेस ऑन, ओके, स्विच ऑन। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। पेपर के बाद स्विच ऑन ऑफ कर दिया था, इसीलिए तो मैंने आज सबसे पहली स्लाइड पे क्या लिखा है कि अब अपने अपने स्विच ऑन कर लो, ओके। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको लगभग सारी आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम में आती है सिर्फ वही वाली प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा कि एक रो में या एक कॉलम में दो चीजें प्लस में हो, लेकिन रिमेनिंग टू रोज उनमें जो भी एलिमेंट है वो एक एक ही हैं, तो द डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। जो पहली रो थी उसके एलिमेंट दो टुकड़ों में टूट जाएंगे और बाकी दोनों रो सेम रहेगी। ध्यान रहे, एक बार में एक ही रो ब्रेक करनी है, या फिर अगर यही पार्ट कॉलम में होता तो एक बार में वो वाला कॉलम स्प्लिट होता, उसके बाद जो बचे हुए दोनों कॉलम है वो सेम रहते। सपोज ऐसा होता, समझ गए होगे आप। ये वाला पार्ट तो इजी है, ध्यान है सबको। अगली प्रॉपर्टी जो अपन रोज और कॉलम्स का ऑपरेशन करते हैं उसमें ध्यान क्या क्या रखना होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा कि R1 गोज टू R1 प्लस अल्फा टाइम्स R2 प्लस बीटा टाइम्स R3, तो ऐसा करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि सर मैं तो ऑपरेशन लगाया था R1 गोज टू 2R1 प्लस R2, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब आपने सेकेंड रो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डिटर्मिनेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन गलत है, ये वाला ऑपरेशन सही है। डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या क्या उसमें ऑपरेशन लगाने से चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आप इस तरह का ऑपरेशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में लगा सकते हो, बट अगर एक स्टेप में आप रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसी स्टेप में कॉलम पे ऑपरेशन मत लगाना। दूसरी बात, एक ही स्टेप में एक बार में दो रो एक साथ ऑपरेट कर लेना, लेकिन तीनों एक साथ मत करना, गलती होने के चांसेस हैं, ठीक। तीसरी बात, जब हम ऑपरेशन कुछ लगाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम पर्पस ये रहता है कि कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन निकल जाए, क्योंकि फैक्टर अगर कॉमन निकलेगा तो 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। सपोज ऐसा कहीं बन गया ए और यहां पे कुछ पड़ा हुआ है, यहां भी कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ही हमने ए कॉमन निकाला तो 1 1 1 क्रिएट हो गया। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब मैं C1 गोज टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दूंगा तो 2 बार 0 क्रिएट हो जाएगा। तो फिर मैं फर्स्ट रो के अलोंग उसको एक्सपेंड कर दूंगा और जल्दी से ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन। ये बात भी आप जानते होंगे। दो रो को जैसे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया मैंने, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि रोज को चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस यानी कि साइन चेंज हो जाता है। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूं। अपन ने मेन प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अपन ने डिस्कस करी है, समझा ना तू। इनमें कोई दिक्कत हो तो बता देना, अदरवाइज करते हैं अपन क्वेश्चंस, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक बार क्या बेटा, रिपीट फर्स्ट पार्ट, लास्ट वाली प्रॉपर्टी। चलो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इस डिटर्मिनेंट को देखो और इसको अपन ने 2 में ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया? a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई और c1 प्लस जेड। तो a1 b1 c1 जो पहली वाली टर्म्स थी वो तो पहले डिटर्मिनेंट में छोड़ दी, और x y z जो दूसरी प्लस के बाद वाली टर्म्स थी उसको दूसरे डिटर्मिनेंट में छोड़ दिया। ध्यान रखने की बात यह है कि बची हुई दोनों रोज एज इट इज रहेंगी। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी तो ऑपरेशन है, जो कि अपन यूनिवर्सली मतलब जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अपन ऑपरेशन तो यूज करते ही है ना, ताकि कुछ रोज सिंप्लीफाई हो सके। इसका एग्जांपल, C1 को C1 माइनस C2 एंड C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो C2 चेंज हो जाएगा। पहले मैंने C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दिया, ऐसा होने पर मेरा C1 चेंज हो चुका है। सपोज ऊपर मेरे पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दिया तो यहां चेंज हो गया। अब मैं C2 को कर रहा हूं C2 माइनस C3, तो अगले मतलब काइंड ऑफ मैंने क्या किया, पहले ये स्टेप लिया है और उसी टाइम मैंने C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये वाला स्टेप अभी नहीं लेना है तो मत लो,
अभी सिर्फ C1 गोज टू C1 माइनस C2 किया, फिर ये दोनों कॉलम सेम रहे, अगले स्टेप में आपने ये वाला लगाया, तो पिछले में लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर हुआ? अब तीनों प्रॉपर्टीज, लास्ट वाली प्रॉपर्टी किसी और ने पूछी थी कि सपोज ABC XYZ और PQR, दिस इज इक्वल टू मैं XYZ को ऊपर ले गया और ABC को नीचे ले आया, PQR एज इट इज पड़ा हुआ, यानी कि मैंने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो फिर बाहर एक माइनस लगाना मत भूलना। क्लियर? R3 गोज टू R3 प्लस बीटा टाइम्स R1 होना चाहिए यहां पे, ठीक है, गुड, R1। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी कंफ्यूज हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिकली ऑपरेशन है, ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। पूरा चैप्टर होता है बेटा, लेकिन एक घंटे में, 1.5 घंटे में अगर अपन पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो थोड़ी सारी चीजें समझ में आएगी। अब की बार मैं क्या करने वाला हूं, पूरी अमेजॉन एकेडमी में जो भी अब की बार क्रैश कोर्स होने वाले हैं, उनमें जो डेटा एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकाला गया है, उसको अपन ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर थोड़ा सा कम एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। देखते हैं जरा 1 मिनट के अंदर किस किस का आंसर आता है। एएस तुम्हारा डाउट में क्लियर कर देता हूं। अगर 2 रोज को आपस में इंटरचेंज किया है तो भी माइनस लगाना है, 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है तो भी माइनस लगाना है। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। गुड गुड गुड, 0 आ गया बहुत सारे बच्चों का। जीरो, गुड। जीपी नहीं आती तो अगला लेक्चर जीपी के ऊपर ही है बेटा। चलिए, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का 0 आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेल डन। एबीसी आर द पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो जीपी में ना रेशो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जैसे अगर सेकंड टर्म का और फोर्थ टर्म का रेशो निकालना तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म होती है AR, फोर्थ टर्म होती है AR क्यूब, तो कैंसिल आउट होकर 1/R² बच जाता है। इसलिए मैं पहले काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं R1 गोज टू, सपोज R1 माइनस R2 कर दिया मैंने, और R2 गोज टू मैंने R2 माइनस R3 कर दिया। तो ऐसा होने पर डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? देखो, पहला जो log A माइनस log B बनेगा उसको मैंने log A/B लिख दिया, समझ में आता है। फिर बनेगा P माइनस Q और यहां पे बनेगा 0। जब भी डिटर्मिनेंट में आपको 1 1 1 दिखे तो समझ जाना आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। क्यों? 2 बार ऑपरेशन करो, 2 0 क्रिएट हो जाएंगे, और तीसरे के अगर एक्सपैंड कर दो तो बड़ा इजीली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 1 1 देखते मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं 2 बार 0 क्रिएट करता हूं, इसलिए मैंने R1 गोज टू R1 माइनस R2 किया है। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। अब जिन बच्चों को डाउट है कि सर R1 गोज टू R1 माइनस R2 करने के बाद क्या सेम स्टेप में मैं R2 पे ऑपरेशन लगा सकता हूं? सपोज नहीं लगा सकते हो तो ये सेम रहेगा। अब अगले स्टेप में लगाओगे तो ऊपर वाला सेम रहेगा, यहां पे ऑपरेशन लग जाएगा, यानी कि अपन ने एक स्टेप फालतू कर लिया है। हम इसी स्टेप में ही R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगा सकते थे। तो यहां पे बन जाएगा log B माइनस log C, यानी कि log B/C। यहां पे बन जाएगा Q माइनस R, यहां बन गया 0, और यहां पे बन गया log C, यहां पे बना R और यहां पे बना 1। A/B मैंने कहा अभी आपको कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जीपी में रेशियो निकालना बड़ा अच्छा लगता है। अब जो A है, A इज एक्चुअली पीएथ टर्म, तो इसको मैं कैपिटल A इंटू R की पावर P माइनस 1 लिख दूं, और जो B है वो A इंटू कैपिटल R की पावर Q माइनस 1, और जो C है वो कैपिटल A इंटू R की पावर R माइनस 1। A/B कितना आ रहा है? A/B अगर निकालूंगा तो A और A कैंसिल हो गया, ऊपर R की पावर P माइनस 1, नीचे R की पावर Q माइनस 1, यानी कि वो R की पावर P माइनस Q बन रहा है। यानी कि log A/B, तो इसका log लोगे तो ये आ जाएगा P माइनस Q इंटू लॉग R। यहां पे P माइनस Q पड़ा हुआ है, यहां पे 0 है, ठीक। सिमिलरली सोचो B/C करोगे तो ये आ जाएगा Q माइनस R इंटू लॉग R।
यहाँ पे q माइनस आर पड़ा हुआ है, यहाँ 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पर log c है, यहाँ पर r है, यहाँ पर 1 है। मैंने क्या कहा आपको कि जब भी अपन कुछ ऑपरेशन करते हैं हमारी कोशिश रहती है कि कुछ कॉमन निकले। क्या फर्स्ट रो में से p माइनस क्यू कॉमन निकल रहा है और सेकेंड रो में से q माइनस आर कॉमन निकल रहा है? बचा log r 1 0, log r 1 0। अब थर्ड रो में चाहे कुछ भी हो वैल्यू 0 ही आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम बन चुकी है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन मैंने कुछ बातें आपको कैसे एक्सप्लेन किया है। देखो जीपी है तो रेशियो अच्छा लगता है, 1 1 1 है तो 0 क्रिएट करना, ताकि एक्सपैंड भी करना पड़े तो जल्दी एक्सपैंड हो जाए। दो रो सेम है, कॉमन निकालना हमारा पर्पस है, तो कुछ कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। ये बहुत सारी बातें मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करी है। आइदर ऑल्दो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, लेकिन इसके थ्रू जो मैंने बातें आपको एक्सप्लेन करी वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझाना तू। बढ़े आगे, बोलना भैया, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, दिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। व्हाट इज थर्ड स्टेप? एक बार ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं थर्ड स्टेप बताता हूं। क्या थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में बेटा फर्स्ट रो में से मैंने p माइनस क्यू कॉमन निकाला है, सेकंड रो में से q माइनस आर कॉमन निकाला है। p माइनस क्यू और यहाँ पे 0 है तो p माइनस क्यू कॉमन निकाला, फिर q माइनस आर कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे बचा log r, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0। तो क्योंकि दो रो सेम आ चुकी है इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जीपी वाला टर्म रिपीट, ए जो था वो pth टर्म थी। किसी एपी में pth टर्म क्या होती है या nth टर्म क्या होती है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो pth टर्म a इंटू आर की पावर p माइनस 1 होगी, लेकिन स्मॉल ए ऑलरेडी यूज में आ रहा था इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया, और स्मॉल आर भी ऑलरेडी यूज में आ रहा था इसलिए मैंने कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लिया। ये आई थी मेरी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आई थी a इंटू आर की पावर q माइनस 1। दोनों को डिवाइड किया तो a बाई बी करने पर a और a तो कैंसिल हो गया, आर की पावर p माइनस 1 अपॉन आर की पावर q माइनस 1। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आर की पावर p माइनस क्यू बच जाएगी। फिर a बाई बी का लॉग लेना था, तो इसका भी अगर मैं लॉग लूंगा तो p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर में है, और लॉग आर बच जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं 3। और कोई गलत मत करो यार, गलत मत करो, जल्दीबाजी मत करो। बहुत सारे बच्चों ने 3 आंसर दिया है। गड़बड़ है, 0 भी गड़बड़ है यार, नहीं 1 भी गड़बड़ है। ऐसे क्या कर रहे हो यार, बनता नहीं है। एसएस ने पहली बार सही जवाब दिया है, 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 और 0 ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा यानी डिग्री 2 आएगी। 60 का आंसर भी सही है, आरवी का आंसर भी सही है। गुड। कैसे करना है वो मैं तो बताऊंगा ही यार, तुम ट्राई करो ना, तुम ट्राई करो। 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 गुड। लगाओ, जोर लगाओ। कैसे करना है सर? नहीं सर मैं ट्राई करता हूं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम और दे दो, मैं ट्राई करता हूं, शायद मुझसे हो जाए। मुझसे हो जाएगा तो सर मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। आप तो सर एनीवे करोगे ही करोगे। देख लो। जिन बच्चों ने थोड़ा सा आराम से आंसर निकाला है उनका आंसर सही आने लग गया है। जिन्होंने शुरू में ही सर हाँ ऐसा होगा 3 आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, उन सबके गलत हो चुके हैं। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं और इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। a² + b² + c² - 2 दे रखा है। एक हो सकता है पेज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़े, एक पेज में ऐड कर लेता हूं। a² + b² + c² - 2 दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए ना हमें। तो एक काम करते हैं अपन, a² b² c² यानी कि मुझे कॉलम वाला ऑपरेशन लगा लेना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं c1 goes to c1 + c2 + c3। देखो क्या बनेगा, 1 + a²x, यहां से b²x और यहां से c²x जब ऐड होगा, देखो ये बनेगा 1 + a²x + b²x + c²x, और ये x × 1 और ये वाला x × 1 मिलके बन जाएगा 2x। समझ में आ रही बात? अब यहां से जब x कॉमन निकालूंगा तो a² + b² + c² × x आएगा। इसकी वैल्यू, ये x तो आ चुका ऑलरेडी, और प्लस में आएगा 2x। इसकी वैल्यू -2 दे रखी है तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना।
मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मुझे इस्तेमाल करना है। तो जब ये सारे आपस में ऐड होंगे तो देखो क्या क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, फिर आ रहा है x प्लस बी स्क्वायर एक्स, और फिर आ रहा है x प्लस सी स्क्वायर एक्स। तो 1 तो पड़ा हुआ है, ये वाला x और ये वाला x मिलके बन गया 2x। और एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा में x के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू -2 दे रखी है। तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1। सिमिलरली सेकंड रो में भी ऐसा ही होगा, थर्ड रो में भी ऐसा ही होगा। दिख गया होगा आपको 1 1 1 बचने वाला है। बचा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यहां पर बचा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहां पर बचा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। यहां पर है 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, यहां पर है 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां पर है 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। दिख गया होगा, बड़ी काम की चीज 1 1 1 क्रिएट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या कर दूं, मैं कर देता हूं R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगा देता हूं। तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ही माइनस करूंगा तो बी स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से x बचेगा, नीचे से 1 बचेगा, यहां पे आ गया 0। फिर 1 माइनस 1 फिर से 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बी स्क्वायर एक्स तो कैंसिल होगा, ऊपर 1 और नीचे से माइनस एक्स। यहां पर सी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। फिर बच गया 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। बड़ा इजीली दिख गया है कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो 0 0 वाले को तो कुछ देखना ही नहीं है। 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हार्डली, अगर थोड़ा ध्यान से करो तो हार्डली 2 मिनट से कुछ 10-12 सेकंड ऊपर, इतना ही टाइम लगेगा, बड़े आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैंने कैसे यूटिलाइज किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे क्रिएट कर लेना चाहिए ताकि उसको मैं -2 डाल पाऊं। जैसे ही क्रिएट किया तो बड़ा एक फायदा हुआ कि 1 1 1 क्रिएट हो जाए। किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 क्रिएट हो जाए तो समझ जाना कि आपका काम आसान हो चुका है। अब 2 0 क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर? गुड। फर्स्ट स्टेप कैसे डिसाइड करेंगे बता रहा हूं ना यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है तो मैं चाहूंगा कि यार ये क्रिएट कैसे होगा, जब 1 2 और 3 इन तीनों को ऐड करूंगा, यानी कॉलम्स को ऐड करूंगा। इसलिए मैंने C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया है। प्रोसीजर याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस से याद रहेगा। डीपीपी दूंगा, उस डीपीपी को जरूर 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 सॉल्व करना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, लगाओ जरा दिमाग, लगाओ 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 लगाओ। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आता है? ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ओके, डन। कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों के जेईई मेन में आया होगा। यस, लकी ने भी सही आंसर निकाला है, सृष्टि ने भी सही निकाला है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चों के इस बार वाले स्लॉट में आया होगा, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा। आ गया है, बहुत सारे बच्चों का -2 आ गया। -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जिनका नहीं आया ध्यान से देखना। फिर से वही वाली बात देखो, 1 1 1 आ गया ना यार, तो 0 0 क्रिएट करना चाहूंगा मैं। 0 0 क्रिएट करने के लिए पहले मैं ऑपरेट करता हूं R1 गोज टू R1 माइनस R2, ठीक, ताकि 1 माइनस 1 0 क्रिएट हो। तो R1 तो है a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, R2 है a प्लस 2 इंटू ए प्लस 3। समझ रहे हो? तो जब मैं a प्लस 2 कॉमन निकालूंगा तो a प्लस 1 माइनस a माइनस 3 बचेगा, यानी कि ये -2 टाइम्स a प्लस 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो -2 टाइम्स a प्लस 2 बच जाएगा। a प्लस 1 से a प्लस 2 को माइनस किया तो -1, यहां पे आ गया 0। फिर R2 माइनस R3 करूंगा तो a प्लस 3 कॉमन आएगा, और a प्लस 3 कॉमन आने के बाद जब a प्लस 2 माइनस a प्लस 4 करूंगा तो अब की बार भी -2 बाहर निकलेगा, और यहां बच जाएगा -1, यहां बच जाएगा 0।
अब और चाहे कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरो क्रिएट हो चुके हैं। अब यहां जो 1 है मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो थर्ड कॉलम के जब एक्सपेंड करूंगा तो ये वाली दोनों टर्म कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होने वाला है। क्लियर? तो 1 के साथ क्या आएगा? दिस इंटू दिस जो कि आ रहा है 2 इंटू ए प्लस 2 माइनस दिस इंटू दिस जो कि आ रहा है 2 इंटू ए प्लस 3। 2 ए कैंसिल हुआ, बचा 4 माइनस 6, वैल्यू आ गई -2 के बराबर। जे मेंस में आ रखा है, इसी साल आया सवाल, समझे कि ना समझे? समझा ना तू? जिनका आंसर नहीं निकला था, इजी है। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर दिमाग लगाओ तो उतना लेंदी नहीं है। C1 को C1/C2 नहीं कर सकते, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मर्जी है जो करो यार, मर्जी है जो करो, लेकिन ऐसा स्टेप करो जिससे आपको कुछ फायदा हो। कोई ऐसा स्टेप करो। अच्छा, ऑप्शन छुप गए, ये लो। करो 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 करो। -2 जिसका आंसर था वो वाली स्लाइड। बेटा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए मैं वो वाली स्लाइड दिखा नहीं पाऊंगा, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अभी। नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। तुम इतनी जल्दी से आंसर क्यों निकाल रहे हो यार? किसने कहा है तुम्हें कि तुम्हें 5 सेकंड में आंसर देना है? किसने कहा है? पर क्वेश्चन 3 मिनट मिलते हैं तुम्हें जेईई मेंस के एग्जाम में, और अब तो ओएमआर भी फिल नहीं करनी होती है, सिर्फ टिक करना होता है, तो पूरे पूरे 3 मिनट मिलते हैं। पहले 5-10 सेकंड ओएमआर फिल करने में लगते थे पर क्वेश्चन। देख लो फिर से तुम्हारे सामने, जिन बच्चों ने थोड़ा सा आराम से आंसर निकाला है, थोड़ा लेट निकाला है, उनका जवाब सही आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। जो अंधे होकर बिल्कुल एकदम दिमाग का स्विच ऑफ करके कि बस पता नहीं, हाँ लग रहा है, हाँ शायद शायद, जीरो आना चाहिए, जीरो टिक कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा यार। ए इज द करेक्ट आंसर। गुड 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 गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूँ, डी बार बार स्पैम कर रहा है, इसलिए चैट को ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करना है। याद करो पहली वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड याद करो, ये वाली। सपोज इन 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करना होता तो सबसे पहले मुझे ये देखना था कि कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम सेम है क्या। अगर ये सेम है तो ये दोनों रोज मैंने एज इट इज छोड़ दी, और जो फर्स्ट रो थी उसके एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दिए। 2 डिटर्मिनेंट को अगर ऐड करना हो तो मुझे कोई 2 रो सेम चाहिए, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि यार कोई 2 रो सेम बन जाए। अब कोई 2 रो सेम बन नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अलग अलग सा दिख रहा है। तो एक काम करें, इसको जरा मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। ये बात तो समझते हो ना कि डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपोज किया तो बना a+1 a-1, फिर बना -b b+1 और b-1, फिर बना c-1 और c+1। प्लस में क्या पड़ा हुआ है? प्लस में पड़ा हुआ है a+1 b+1 c-1, a-1 b-1 c+1। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ पहले डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज किया है। n+2 इंटू ए, -1 की पावर n+1 इंटू बी, और -1 की पावर n इंटू सी। ठीक है जी। अब देखिए जरा, कोई 2 रो सेम बन रही है क्या? सेम बन तो रही है, लेकिन इसकी सेकंड रो और इसकी फर्स्ट रो सेम है, इसकी थर्ड रो और इसकी सेकंड रो सेम है। तो मुझे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूं मैं? मुझे ये वाली जो रो है ये फर्स्ट रो में चाहिए, तो मैंने पहले कहा कि मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। तो जरा इमेजिन करना, वो स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं, इमेजिन करना कि सेकंड रो वाले एलिमेंट फर्स्ट जगह आ चुके हैं और फर्स्ट रो वाले एलिमेंट सेकंड रो में आ चुके हैं। जब ये वाला ऑपरेशन किया मैंने तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, वो इमेजिन कर लो सिर्फ। ठीक, लेकिन जब सेकंड रो में मुझे a - b c दिखेंगे,
मुझे तो सेकंड रो में ये वाले एलिमेंट चाहिए, इस रो वाले एलिमेंट चाहिए, यानी मैं अगले स्टेप में एक और ऑपरेशन करूंगा, R2 और R3 को भी इंटरचेंज कर दूंगा, तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब डायरेक्टली मैं दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाकर अगले स्टेप में लिख रहा हूं कि क्या बनने वाला है। ठीक है जी, देखते हैं जरा क्या बनने वाला है। तो मेरे पास बनने वाला है ये a+1 ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा a+1 b+1 b+1 और c-1। फिर क्या होगा, ये वाली चीज सेकेंड रो में चली जाएगी, यानी a-1 b-1 और c+1। ठीक, और जो मेरी फर्स्ट रो थी वो मेरी थर्ड रो में आ जाएगी, तो मेरे पास बच जाएगा a-b और c, a-b और c। क्लियर। प्लस में सेकंड वाला डिटर्मिनेंट जो कि है a+1 b+1 और c-1, फिर है a-1 b-1 और c+1, और फिर है -1 की पावर n+2 इंटू a, -1 की पावर n+1 इंटू b और -1 की पावर n इंटू c, और दोनों को ऐड करने पर 0 आना चाहिए। अब दोनों डिटर्मिनेंट बड़े इजीली ऐड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये दो रो एज इट इज बन चुकी हैं, दो रो एज इट इज बन चुकी है, यानी थर्ड रो आपस में ऐड होगी, और थर्ड रो अगर ऐड होकर तीनों जगह 0 बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना, अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सोचो 0 कब बनेगा, जब ये वाला a हो और ये वाला -a बने। -a कब बनेगा, जब -1 की पावर n+2 इंटू a, इसको अगर मैं चाहता हूं कि ये -a बने, यानी कि सॉरी, n+2 शुड बी ए ऑड नंबर, यानी n शुड बी ए ऑड नंबर। तो n को अगर ऑड लेता हूं तो सेकेंड टर्म देखो, यहां पे -b है और यहां पे -1 की पावर n+1 है। n अगर ऑड है तो n+1 इवन हो गया, इवन होने पर ये वाला b बन जाएगा, तो ये -b और ये वाला +b, यहां भी 0 क्रिएट हो गया। यहां पर c है, थर्ड में -1 की पावर n लिया मैंने ऑड, तो -1 की पावर n यानी -c बन जाएगा, तो ये वाला c और -c बन के ये भी 0 बन जाएगा। जब दोनों डिटर्मिनेंट ऐड होंगे तो फर्स्ट दोनों रो तो ये सेम बनी रहेगी, थर्ड रो में 0 0 0 क्रिएट हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ जब मैंने n की वैल्यू ऑड इंटीजर ली थी। थोड़ा सा टिपिकल है, समझना, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी अपन को कुछ और आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो, रिकॉर्डिंग दोबारा चलाना, इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा ट्राई करके देखना, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस क्वेश्चन ये लो। लास्ट वाला रिपीट देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड रो में सेम बना चुका हूं, तो थर्ड रो जब ऐड हो तो मैं चाहता हूं कि थर्ड रो को ऐड करने पर 0 0 0 क्रिएट हो जाए, ताकि जो इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम बनी रहेगी, थर्ड रो में आ रहा है a प्लस -1 की पावर n+2 इंटू a, फिर आ रहा है -b ये वाला, और प्लस में आ रहा है -1 की पावर n+1 इंटू बी, और फिर आ रहा है c, और यहां पे आ रहा है प्लस में -1 की पावर n इंटू सी। अब आप इन तीनों टर्म्स को एनालाइज करके चेक कर लो कि n को अगर ऑड लोगे तो ये वाला भी 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा, और ये वाला भी 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ गिवन है, आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है एट द वैल्यू ऑफ x = 50 और x = -50। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। -2 आंसर वाला स्लाइड बेटा अभी नहीं दिखा पाएंगे, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मेरा भी आपसे सजेशन यही है कि ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो दोबारा। कुछ चैप्टर्स में अगर वीक हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ गिने चुने चैप्टर ऐसे हैं विच कंट्रीब्यूट टू मोर नंबर्स, मोर मार्क्स इन जेईई मेंस। वो शीट जल्दी ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर के टोटल 62 पेपर्स का एनालिसिस करके जो हमने
प्रोबेबिलिटी निकाली है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस टॉपिक से, उस चैप्टर में भी किस टॉपिक से आने की ज़्यादा है। ये सारा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करके ही नया क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। देखो पिछले क्रैश कोर्स में क्या किया, पूरे पूरे चैप्टर रिवाइज करवाया आपको, ताकि एक बार आप ऑल सारी थ्योरी में से गो थ्रू हो जाओ। अब जो अगला क्रैश कोर्स आया है उसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आया कुछ बच्चों का आंसर आया, सृष्टि का आया, दीपांशु का आया, विश्वजीत का आया, पूर्वांश का आया, बी 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 इज द करेक्ट आंसर। गुड। मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तुम क्वेश्चन के बीच में इस तरह की बातें मत लिखा करो प्लीज। लास्ट के 5 मिनट तुम इस तरह की कितनी भी बातें पूछ लेना, सबका जवाब दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। क्लियर। फिलहाल मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ चुका है, गर्व का भी आ चुका है, दिव्यांश का भी आ चुका है, सृष्टि का भी आ चुका है। देखो a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी मैं a प्लस सी माइनस टू बी करना चाहूंगा, यानी कि मैं R1 गोज टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करना चाहूंगा। समझ गए होगे क्यों कर रहा हूं ऐसा। तो जब मैं R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करूंगा तो x प्लस एक्स माइनस 2x, एक्स वाला पार्ट तो 0 हो गया, और a प्लस सी माइनस 2b वो वाला पार्ट 1 हो गया। यानी कि पहला टर्म क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। इतना सा अगर समझ लोगे तो बाकी सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। यहां बनने वाला है 1। इसको देखो, R1 प्लस R3 यानी कि 2x प्लस 6 माइनस 2x, x वाला पार्ट तो गया, और R1 प्लस R3 6 माइनस 6 ये वाला पार्ट हो गया 0। फिर देखो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 यानी 2x प्लस 4 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, ये वाला पार्ट भी हो गया 0। अगर ये 0 हो चुका है तो फिर बाकी सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अपन डायरेक्टली एक काम करते हैं, क्योंकि अब 2 0 क्रिएट हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई ज़्यादा मेहनत का काम बचा नहीं है। मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर देता हूं। तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ही तो आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, यानी 50 डालने पर वैल्यू 1 आएगी, बाकी सारी वैल्यूज हो गई गलत। कितना सिंपल था, इतना सा दिमाग लगाना था कि a माइनस 2b प्लस सी दे रखा है, यानी कि मैं R1 और R3 को तो ऐड कर दूं और माइनस ट्वाइस ऑफ R2 माइनस कर दूं। समझे कि ना समझे जल्दी से बताना। जिनका आंसर नहीं निकला था समझ गए होगे, इतना मुश्किल नहीं है। बढ़े क्या आगे, हो गया था। गुड 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 गुड, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है। 1 कैसे आया देख लो, अभी बताता हूं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा। आप प्लीज क्लास के बीच में इस तरह के जवाब ना पूछें। जब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पे फोकस करो। मैंने क्या कहा था, स्विच ऑन करने का मतलब क्या है यार, तुम्हारे दिमाग में 100 तरह की बातें घूम रही है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डीपीपी कहाँ मिलेगी, अरे मेरे भाई जो क्वेश्चन चल रहा है उसको फोकस कर लो। क्लास के लास्ट में 5 मिनट में इस तरह की सारी बातों का जवाब दे दूंगा। आज तो आप भूल ही गए सर, क्या भूल गया। वन कैसे आया देख लो, x प्लस ए, ये था x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी था। अपन ने कहा R1 गोज टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करना था, तो x प्लस ए और x प्लस सी को तो ऐड करना था, माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस बी माइनस करना था। तो x प्लस एक्स माइनस 2x, ये तो 0 हो गया, बचा प्लस a प्लस सी माइनस 2b, और a प्लस सी माइनस 2b दे रखा था 1 के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आई थी। समझ गए होगे अब तो। नहीं नहीं, भूला किसी को नहीं हूं मैं यार, भूला किसी को नहीं हूं। आंसर आ चुके हैं बच्चों के, आ चुके हैं। नॉन कोप्लेनर से क्या पता चलता है, अभी बताता हूं। श्रेयांश का भी आंसर आ गया है और ऋषि का भी आ गया है। गुड 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 गुड। सृष्टि का भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आ गया है। निधि मिश्रा इज बैक। निधि तुम शायद पिछले क्रैश कोर्स में काफ़ी टाइम से लास्ट की क्लासेस में नहीं थी शायद, आई थिंक। NM इफ आई एम करेक्ट, NM इज निधि मिश्रा।
चलो गुड गुड गुड, करें सॉल्व। -1 इज द राइट आंसर, गुड करेक्ट। चलो चैट को मैंने ऑफ कर दिया है। डिटर्मिनेंट को देखते ही पहला थॉट ये आना चाहिए कि दो रो तो एज इट इज हैं, तीसरे कॉलम में दो चीजों का एडिशन हो रहा है, तो अपन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट किया तो बनेगा ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1। समझ रहे हो क्या? दो कॉलम, ये वाले दोनों कॉलम एज इट इज है और ये दो में स्प्लिट हो जाएगा, तो अगली बार आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर सी क्यूब। देखते ही दिल में ख्याल आता है कि यहां से तो ए कॉमन निकल रहा है, यहां से बी कॉमन निकल रहा है, यहां से सी कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं। ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1 प्लस ए और बी और सी कॉमन निकाला तो ए बी सी बाहर निकला, बचा 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। दिस इज गिवन एज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट सेम है क्या? अभी तो सेम नहीं है, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा देखो जरा। अगर मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो ए स्क्वायर वाली टर्म सबसे लास्ट में दिख जाएगी और बाहर एक माइनस आ जाएगा, और फिर से इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो ऐसा होने पर 1 1 1 सबसे पहले आ गया, ए बी सी उसके बाद आया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर थर्ड कॉलम में आ जाएगा। और क्योंकि मैंने दो बार इंटरचेंज कर दिया इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए, जिसको मैंने निकाल दिया कॉमन निकालने के बाद बचा 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। दो चीजें मल्टीप्लाई में है, एक तो ये वाला और ये वाला, दोनों में से कौन सा 0? ये वाला तो नॉन जीरो है। क्यों? दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो ये नॉन कोप्लेनर है तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी इसी पार्ट को 0 होना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी शुड बी इक्वल टू -1। समझे कि ना समझे? बोलना जल्दी से, आगे बढ़ना है थोड़ा जल्दी, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बाकी है, बढ़े आगे। यस सर, गुड। हाँ, इंग्लिश वाले में सेम क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। चैट को ऑफ करना पड़ेगा, बच्चों को समझ में आ गया है, गुड। अगली बात, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट में सारी x की टर्म्स हों तो डिफरेंशिएट करना, यानी डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएट हो सकता है। सारे कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, तो कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर टर्म्स x की टर्म्स में हो तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? ध्यान से सुनना और समझना और याद रखना। जब तीनों रोज ही x की टर्म्स में है तो डिफरेंशिएट करते टाइम वन एट ए टाइम। तो देखो, पहली बार में मैंने सिर्फ पहली रो को डिफरेंशिएट किया है, दूसरी और तीसरी रो एज इट इज है। दूसरी बार में मैंने दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया है, पहली और तीसरी रो एज इट इज है। तीसरी बार में मैंने तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया है और पहली और दूसरी रो एज इट इज है। दैट इज हाउ द डिफरेंशिएशन इज डन। सिंपल होगा, ये तो जानते होगे, आप जानते होगे, डिफरेंशिएशन जानते होगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट पार्ट पे भी आना है। समेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर वेरिएबल सिर्फ एक ही रो में है, वेरिएबल कौन आपकी बार? आर है वेरिएबल, आर की वैल्यू वेरी कर रही है। देखो, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। तो अगर ये आर वाला वेरिएबल एक ही रो या एक ही कॉलम में है तो समेशन करने पर, यानी सिग्मा लगाने पर, उस आर वाली रो में सिग्मा लग जाएगा बस। बाकी दोनों रोज दिख रही होंगी आपको, बाकी दोनों रोज सेम रहने वाली हैं। अगर इस तरह का समेशन का सवाल हो तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, आर की वैल्यू वेरी कर रही है, वो सिर्फ एक ही रो में होना चाहिए और उसी रो में सब पे समेशन लगा देना। इन द सेम वे अगर ऐसा होता, fx gx hx abc def, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब बोले कि इसको इंटीग्रेट करो, तो दिख रहा है मुझे कि x वाला जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही रो में है, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको इंटीग्रेट कर देना और इसको इंटीग्रेट कर देना। ध्यान इतना रखना है कि वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम। क्लियर हुआ क्या? समेशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ हो
तो नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी से बता दो। अगर दो रो में वेरिएबल होता तो पहले आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को इंटीग्रेट या उसके ऊपर समेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर? वन रो में वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा ना यार। सोचो ये दोनों रोज जो है ये कांस्टेंट होती, अगर कांस्टेंट होती तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आता, 0 0 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही 0 बन जाता। ये थर्ड रो कांस्टेंट होती तो यहां डिफरेंशिएशन 0 0 0 आता, ये वाला डिटर्मिनेंट भी 0 बन जाता, यानी एक ही डिटर्मिनेंट बचता। क्लियर? एवरी रो में फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? गुड। चलो चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन जेई मेंस। ध्यान से देखना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बड़ी सिंपल सी हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो एक जो डी बनाया जाता है वो तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनाया जाता है, जानते होगे। फिर D1 या जिसको कभी कभी अपन DX भी बोलते हैं, वो कैसे बनता है? वो बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहां पर पुट करते हैं। तो देखो D1 D2 D3 बना, और ये दोनों कॉलम एज इट इज रखते हैं, तो B1 B2 B3 और C1 C2 C3 सेम रहता है। जब D2 या DY भी बोलते हैं कभी कभी इसको, DY जब बनाते हैं तो Y वाले जो कोफिशिएंट थे उनकी जगह आ गए कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट आ गए, बाकी दोनों सेम। और जब DZ या D3 बनाते हैं तो Z वाले कोफिशिएंट्स की जगह D1 D2 D3 यानी कांस्टेंट वाली टर्म डालते हैं, और बाकी सारा कुछ एज इट इज रहता है। ये 4 डिटर्मिनेंट निकालने के बाद x, y और z की वैल्यू निकाली जाती है यूजिंग x की वैल्यू d1/d, y की वैल्यू d2/d और z की वैल्यू d3/d। ये वाला पार्ट मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आता होगा, ध्यान होगा कि d कैसे बनाया जाता है, d2 कैसे बनाया जाता है, d1 कैसे बनाया जाता है और d3 कैसे बनाया जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी से बता दो। चैट को मैंने ऑन कर दिया है। यस 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 यस। रिपीट यार, ये पार्ट रिपीट करने लायक है क्या यार? कमाल करते हो। ये तो सबको आता होगा ना यार, रिपीट। चलो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखी है, तो एक डिटर्मिनेंट बनाओ इस A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 से। और फिर एक D1 बनाओ जिसमें x के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म्स डाल दो। फिर D2 बनाओ जिसमें y के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म डाल दो। D3 बनाओ जिसमें z के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म डाल दो। फिर D1/d करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, D2/d करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और D3/d करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक? चलो अब मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं और कुछ काम की बातें डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से। ये बात तो आपको समझ में आती होगी कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, और ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। ये बात समझ में आती है? दूसरा, A1 B1 C1, A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप, ये पहले प्लेन का नॉर्मल है। ये भी जानते हो, 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं अपन। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 बेसिकली तीनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट है। अब सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर, सपोज, इसका मतलब P1 P2 और P3 तीनों के जो नॉर्मल थे वो कोप्लेनर हैं। ये बात समझ में आती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में आई होगी। चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। तुम तो इतना समझ लो कि ये P1 P2 और P3 जो तीन प्लेन हैं, तीन जो प्लेन हैं, उनसे अगर A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 से जो डिटर्मिनेंट बनाया है वो बेसिकली इनके नॉर्मल्स का डिटर्मिनेंट बन रहा है। N1 वेक्टर का, N2 वेक्टर का और N3 वेक्टर का, इनसे एक डिटर्मिनेंट बना है। और ये बाई चांस अगर 0 आता है, इसका मतलब तीनों वेक्टर हैं N1 N2 N3 वो कोप्लेनर हैं। तो तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो वो तीन प्लेन या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। देख लो, ये पहले का नॉर्मल, ये दूसरे का नॉर्मल,
और ये तीसरे का नॉर्मल, एक ही प्लेन में। जो ये लैपटॉप का जो प्लेन है उसी प्लेन में तो दिखाई दे रहे हैं तीनों, n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर। ये बात समझ में आई हो? ये बात अगर समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा बतानी हो तो बता देना। क्लियर है? समझ गए, समझ गए। गुड 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 गुड, क्लियर। तो मैं चैट को वापस से ऑफ कर रहा हूं और दूसरी काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि अगर डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो प्लेन्स का दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, ये वाला जो है इसमें तो दिख रहा है ना कि कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं तीनों प्लेन में। और इसमें आने वाले हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों प्लेन एक ही लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डी दोनों में 0 आएगा क्योंकि n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। यहां भी n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, तो डी तो दोनों में 0 आएगा। यानी डी के 0 आने पर नो सॉल्यूशन भी आ सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है। सबसे ज्यादा पेन तो इसी में होता है। अब अगली बात, अगर ये वाला डायग्राम बन रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P3 विल बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2? लास्ट जो बात मैंने पूछी है वो हजम होती हो तो जल्दी से यस लिखना। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन बन रहा है, तीनों एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P3 विल बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2। फैमिली ऑफ प्लेन्स कैसे? फैमिली ऑफ प्लेन्स की सहायता से। 3D ज्योमेट्री में फैमिली ऑफ प्लेन नहीं पढ़ा क्या? 3D ज्योमेट्री में फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ते हैं ना यार। कुछ P3 इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। हाँ, लाइक फैमिली ऑफ सर्कल, बिल्कुल। हाँ, क्लियर, गुड 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 गुड। तो अगर P3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2 अगर होगा तो ध्यान से देखना, P3 का जो x का कोफिशिएंट है A3, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2। फिर जो B3 है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2, और जो C3 है वो भी लैम्डा टाइम्स C1 प्लस म्यू टाइम्स C2 होगा, पक्का होगा। ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। आ गई? नहीं आई? रिपीट। चलो दोबारा देख लो यार। मैं बेसिकली तुम्हें थोड़ा छोटा तरीका बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो इजी वाला जो तरीका है, जो थोड़ा लंबा है, वो भी बता देता हूं, वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये फैमिली ऑफ प्लेन बनेगा तो ये जो P3 था दिस विल बी लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2, ऐसा बनेगा। फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि P3 कौन है? P3 है A3x प्लस B3y प्लस C3z। ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1 का पार्ट A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस म्यू टाइम्स P2 का पार्ट A2x प्लस B2y प्लस C2z। अब जो x का कोफिशिएंट है जो कि है A3, इधर से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2। उसी तरह से B3 जो y का कोफिशिएंट है, ये रहा y का कोफिशिएंट, वो भी लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2 आएगा। और जो z का कोफिशिएंट है C3, वो भी लैम्डा टाइम्स C1 प्लस म्यू टाइम्स C2 आएगा। मैंने ये जो इक्वेशन थी उसमें सबकी वैल्यू पुट करी है और x का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया, y का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया, z का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया। वो सेम आने चाहिए क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन बन रही है। अब समझे कि नहीं समझे?
जिन लोगों ने नो लिखा था वो समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया, गुड 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 गुड। हाँ हाँ, ये सिर्फ डी इक्वल टू जीरो की सारी बात चल रही है। सारी दिक्कतें तब आती है ना जब डी इक्वल टू जीरो, उसी में तो दिक्कत आती है। अब अगर देखो A3 B3 C3 ये सारे मैच हो गए, अगर D3 की वैल्यू भी लैम्डा टाइम्स D1 प्लस म्यू टाइम्स D2 आ जाए तो आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर D3 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स D1 प्लस म्यू टाइम्स D2 नहीं आई, अगर ये नहीं आई तो आएगा जीरो सॉल्यूशन। ये कैसे सर? मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा कि फैमिली ऑफ प्लेन बनने का मतलब एक्स वाले कोफिशिएंट भी आपस में मैच करने चाहिए, लैम्डा P1 प्लस म्यू P2, वाई वाले कोफिशिएंट भी मैच करने चाहिए, जेड वाले कोफिशिएंट भी मैच करने चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी तो मैच करनी चाहिए। इस वाले डायग्राम में क्या होगा? ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, इसमें D जीरो हो रहा है, यानी कि एक्स वाई और जेड वाले कोफिशिएंट तो आपस में मैच कर रहे होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स हैं वो D3 इज इक्वल टू लैम्डा D1 प्लस म्यू D2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। देखो ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इसकी आप इसके एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट में चेंज ना करूं तो उसकी डायरेक्शन तो सेम बनी रहेगी। उसकी मैं कांस्टेंट टर्म चेंज करता जाऊं तो ये ऊपर नीचे खिसकता जाएगा। तो ऊपर नीचे खिसकते खिसकते जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तब आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर जब पहुंच जाएगा तो कांस्टेंट टर्म भी फैमिली ऑफ प्लेन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर यहां पर नहीं पहुंच के यहीं पर पड़ा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म फैमिली ऑफ प्लेन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ में आया हो? तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बड़ा इजी लगने वाला है। अगर समझ में नहीं आया हो तो लंबा मेथड तो अपन जानते ही हैं, जो कि मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। बताओ, जल्दी से बता दो। स्टिल नहीं समझ में आया हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल क्लियर? गुड गुड गुड, मजा आ गया सर, गुड। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हो सकता है आपने ये वाला मेथड पहली बार देखा हो। जो आपने देखा होगा वो इस तरह का होगा। फाइल बंद हो गई। जो आपने देखा होगा वो इस तरह का देखा होगा कि इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये मोस्ट इजी वाला पार्ट है कि d नॉट इक्वल टू जीरो यानी सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर d जीरो है तो d जीरो तो होने का मतलब कहीं पैरेलल या कोइंसिडेंट प्लेन तो नहीं है, तब भी d जीरो आ सकता है। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है? d अगर जीरो है देन फर्स्ट चेक फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट प्लेन। बाई चांस दो प्लेन पैरेलल हो, तीसरा कट कर रहा हो। पैरेलल प्लेन तो पहचान पाते हो ना यार, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। और बाई चांस अगर ये वाला इक्वल टू होता 2 तो दोनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाते। तो दो प्लेन पैरेलल हो, तीसरा प्लेन कट कर रहा हो, नो सॉल्यूशन। दो प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए, तीसरा प्लेन कट कर रहा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो गए, सेम ही बन गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल बन गए, नो सॉल्यूशन। यानी अगर बाई चांस क्वेश्चन को देखकर आपको लगे कि यार कोई दो प्लेन पैरेलल हैं या कोई दो प्लेन कोइंसिडेंट हैं, तो आप डायग्राम से बड़ी इजीली समझ सकते हो कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं या जीरो सॉल्यूशन आने वाले हैं। तीसरी बात, इफ d इज इक्वल टू जीरो बट एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो देन द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ना आए उसको बोलते हैं अपन इनकंसिस्टेंट, एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन। तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए और d जीरो रहे तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। और अगर चारों के चारों जीरो हो जाए देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट पैरेलल प्लेन नहीं होने चाहिए। ये सारे जीरो हो गए, वो तो पैरेलल प्लेन तो बड़े आराम से आपको दिख ही जाएगा। अब सर ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मैं तो अभी भी क्वेश्चंस को देखकर घबराता हूं कि यार कैसे डिसाइड करूं, नो सॉल्यूशन आने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं सबसे आसान पार्ट तो है कि d अगर नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर d इक्वल टू जीरो है देन फर्स्ट चेक फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट प्लेन्स एंड डिसाइड द कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंगली। पैरेलल प्लेन, कोइंसिडेंट प्लेन
उनकी कंसिस्टेंसी, उनके कितने सोल्यूशन आएंगे, ये आप बड़ी इजीली डायग्राम बनाकर देख सकते हो। ये वाला पार्ट सबसे आसान, इफ D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए और D जीरो हो जाए। इसको याद रखने का तरीका क्या है, x की वैल्यू होती है D1 अपॉन D, y की वैल्यू होती है D2 अपॉन D और z की वैल्यू होती है D3 अपॉन D। ठीक है, नीचे सब जगह जीरो बन रहा है, नीचे सब जगह जीरो बन रहा है, तो आप यूं सोचो कि वैल्यू अगर x और y और z की अगर वैल्यू चाहिए तो ऊपर भी जीरो बनना चाहिए। ये एक्चुअल में नहीं है, ये तरीका बता रहा हूं याद रखने का, कि नीचे अगर जीरो बन रहा है तो कुछ वैल्यू आने के लिए ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, इतना याद रखना। बाई चांस अगर ऊपर नॉन जीरो बन रहा है, 2y0 बन रहा है, तो बोल देना कि सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। और अगर सारे के सारे जीरो हो गए देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। स्टिल अगर अभी भी दिक्कत आ रही हो, मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे लिए मैंने, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उनके थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़े आगे, क्वेश्चन ये लो क्वेश्चन। करो क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिस्टम हैज मोर देन 2 सोल्यूशन। मोर देन 2 सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो आपको कुछ कुछ वैल्यू निकालनी है। ओके, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, चलो एक सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने की है, हो सकता है एक पेज ऐड करना पड़े, पहले ही ऐड कर लेते हैं अपन। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि मोर देन 2 सोल्यूशन का मतलब है सिस्टम शुड हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन की पहली कंडीशन क्या, कि D जीरो होना चाहिए। तो D को जीरो किया अपन ने, 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा। ठीक, सॉल्व करने पर यह आया 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बना 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 9 प्लस नहीं, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये 6 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है, लैम्डा को 1 होना ही पड़ेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो D को 0 करना पड़ेगा। D को 0 करने का मतलब लैम्डा को 1 होना ही पड़ेगा। लैम्डा 1 होने पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लैम्डा 1 होने पर पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा को 1 डाल दिया मैंने तो बचा z इज इक्वल टू म्यू। दिस सिस्टम शुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी फैमिली ऑफ प्लेन बननी चाहिए। लैम्डा यूज नहीं कर रहा हूं मैं, a यूज कर रहा हूं। a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स P2, ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन बननी चाहिए, तभी और सिर्फ तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब अगर P3 इज इक्वल टू a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स अगर P2 है तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स P2 शुड बी इक्वल टू P3। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a, दूसरे में से आ रहा है b, दिस शुड बी इक्वल टू 3। समझे, समझे क्या मैं बात कर रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने हैं तो फैमिली ऑफ प्लेन बनना चाहिए पक्का पक्का। तुम इस मेथड को समझ लो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। समझा, मैं थोड़ा डिटेल में रहा हूं, जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, x का कोफिशिएंट a टाइम्स 1 प्लस b टाइम्स 1 शुड बी इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 3। y का कोफिशिएंट यहां पे 1 यानी a टाइम्स 1 प्लस यहां पे 2 यानी b टाइम्स 2 शुड बी इक्वल टू 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो b की वैल्यू आई -1, b की वैल्यू आई -1 और a की वैल्यू आई 4 के बराबर। a 4 और b की वैल्यू -1, यानी जो P3 है वो बेसिकली 4 टाइम्स P1 माइनस P2 है, इसीलिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ पाएंगे। ये फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कांस्टेंट टर्म पे भी तो फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां से बन रहा है 6a प्लस 10b शुड बी इक्वल टू म्यू। a कितना 4, तो ये बना 24 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू म्यू, यानी म्यू की वैल्यू 14 आ गई। म्यू की वैल्यू 14 अगर आ गई तो म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर 13 के बराबर आ गया।
ये वाला मेथड क्यों प्रेफर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे D1 D2 D3 निकालना बहुत बेकार लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत वाला काम, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम गड़बड़ भी होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं भरोसा करता हूं कि डी को इक्वल टू 0 कर लिया और फिर चेक कर लिया कि फैमिली ऑफ प्लेन में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। जो मैंने कहा था कि P3 शुड बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली मैंने, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली है। कितनी सिंपल इक्वेशन है ये वाली दोनों। इन दोनों को सॉल्व करके जब मैंने निकाली तो मुझे समझ में आया कि जो P3 था वो एक्चुअल में 4 टाइम्स P1 माइनस P2 लिखा हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ एक्स वाई और जेड वाले कोफिशिएंट की वजह से लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म भी तो सेम बननी चाहिए। तो जब कांस्टेंट टर्म पे मैंने ये वाला फंडा लगाया, कांस्टेंट टर्म्स पे ये वाला फंडा लगाया, a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस, वहां से मेरी म्यू की वैल्यू निकल गई। ये वाला मेथड अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ये वाला मेथड अगर मुश्किल लग रहा हो तो लेट मी नो, मैं फिर D1 निकालता हूं, फिर D2 निकालता हूं, फिर D3 निकालता हूं, लंबा मेथड, और फिर सारी बातें आपको दोबारा बताता हूं। बताओ, मजा आ गया? अंडरस्टूड, गुड 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 गुड। ये इजी है, गुड। ओके, अगर किसी के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड इजी है, यू मे यूज दैट वन, ओके, नो प्रॉब्लम। इस मेथड से एक और क्वेश्चन, एक और नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो इस वाले मेथड से, कोई बात नहीं, यू कैन यूज द डिटर्मिनेंट मेथड, उससे बहुत इजीली हो जाएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार बोला है इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जीरो सॉल्यूशन आने चाहिए। करो जरा, करो जरा, करो जरा। जो वाला मेथड मैंने बताया है उस मेथड से, मैं उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप भी अगर उस मेथड से ट्राई करो और आपका अगर आंसर आ गया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं जरा। जिसका आंसर निकले बताना, चैट को मैंने ऑन कर दिया है। क्रिस्टल क्लियर सर, गिव अस क्वेश्चन। इस मेथड से एक और क्वेश्चन अभी बताऊंगा। मजा आ गया, समझा, वेरी गुड। 4,3, बहुत बढ़िया। इनकंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम शुड हैव नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सब जगह एक जैसा है, यानी सॉल्यूशन आ रहा है। इनकंसिस्टेंट यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, बहुत सारे बच्चों ने P3 इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा P2, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यस, इट इज रॉन्ग। अभी बताता हूं क्यों, अभी बताता हूं क्यों। बी गड़बड़ है आंसर, ए करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने निकाला, श्रेयांश ने निकाला, व्योमेश ने निकाला, विश्वजीत, सृष्टि, ऋषि, सबने। चलो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी बताइए, एक काम, मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम और करो, मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम और करो। वो जो मैंने आपको फैमिली ऑफ प्लेन वाला मेथड बताया उसको एक बार और दोबारा समझा रहा हूं। अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा, अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा, पक्का, गारंटी, गारंटी समझ में आ जाएगा। देखो, इनकंसिस्टेंट का मतलब डी तो 0 होना चाहिए। डी आप सबने निकाला होगा, वो 1 2 3 3 4 5 और 4 4 4 वैल्यू 0 आ रही होगी, पक्का पक्का आ रही होगी, आप सबने निकाल ली होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P3 शुड बी इक्वल टू लैम्डा, चलो लैम्डा नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ A टाइम्स P1 प्लस B टाइम्स P2 फैमिली ऑफ प्लेन होना चाहिए। तो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ऐसा नहीं है तो आते हैं जीरो सॉल्यूशन। समझे?
अब क्योंकि डी जीरो आ रहा है तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दोबारा सुनना, कोई बात नहीं। डी जीरो आने का मतलब P3 इज इक्वल टू कुछ A टाइम्स P1 प्लस B टाइम्स P2, फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि डी जीरो आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक, तो अगर एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहां से इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, इसको बी से, और इसको कुछ नहीं। तो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है ए इंटू वन प्लस बी इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर, तो ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फोर। वाई का कोफिशिएंट टू ए प्लस फोर बी, टू ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू फोर, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाएगा टू ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू एट। सब्ट्रैक्ट करूं तो बना टू बी इज इक्वल टू फोर, यानी बी की वैल्यू आई टू। बी की वैल्यू अगर टू आई तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सिक्स माइनस टू आ रही है क्या? ठीक है, यानी कि जो P3 है दिस इज एक्चुअली माइनस ट्वाइस ऑफ P1 प्लस टू टाइम्स P2। आप Z का कोफिशिएंट भी चेक करके देख लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट हैं, जो कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट हैं, ये वाले कोफिशिएंट, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए। यानी कि P3 का कांस्टेंट टर्म क्या है, डेल्टा, इक्वल टू माइनस टू टाइम्स P1 का कोफिशिएंट टर्म क्या है, वन, प्लस टू इंटू P2 का कांस्टेंट टर्म क्या है, म्यू, यानी कि एक सेकेंड, माइनस टू टाइम्स P1 प्लस टू टाइम्स P2। ठीक है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू टू म्यू माइनस टू। अगर ये इक्वल टू हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये इक्वल टू नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें कह रहा है भैया इनकंसिस्टेंट बनना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। 4,3 डाल के देखो, 4,3 डाल के देखो, तो म्यू की वैल्यू डालनी है 4 और डेल्टा की वैल्यू डालनी है 3। 3 इज इक्वल टू टू इंटू फोर माइनस टू, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, यानी इस पे तो, इस पहली वाली वैल्यू पे तो कांस्टेंट टर्म सेम नहीं आ रही है, यानी इस पे तो आएंगे जीरो सॉल्यूशन। इसको डाल के देखते हैं जरा, कंडीशन क्या है अपने पास है टू म्यू इज इक्वल टू डेल्टा प्लस टू है ना, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। क्यों? क्योंकि म्यू पहले है, डेल्टा बाद में। अब सेकंड वाली वैल्यू को चेक कर रहा हूं तो टू इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू, टू इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। 1,0 पुट करके देखो, 1,0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। और तीसरी वाली वैल्यू डाल के देखो, 3 इंटू टू 6 और 4 प्लस 2 6, ये वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। अगर आप इतनी सी बात समझ लो कि d इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी में अगर एक्स वाई जेड वाले तो सेटिस्फाई करेंगे पक्का पक्का इस कंडीशन को, कांस्टेंट टर्म वाले जो वैल्यूज हैं वो भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी तो जीरो सॉल्यूशन आएंगे। अब मैंने ये ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स का कोफिशिएंट उठा लिया तो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो मुझे ये वाला रिलेशन पता चल गया। इस रिलेशन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू डाल के देख लो, वो तो सेटिस्फाई करेंगी। एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट डाल के देख लो, वो तो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर आप कांस्टेंट टर्म डाल के देखो तो सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म डालने से जो रिलेशन आया वो ये निकल के आया था, टू म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टू। आपको ये चेक करना है कि ए बी सी डी इन चार ऑप्शन में से इस ऑप्शन को कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो कि था ऑप्शन ए। बोलो, बोलो 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 बोलो। अब समझ में आ रहा है क्या फैमिली ऑफ प्लेन वाला मेथड? वो भी मेथड बताइए ना सर। तो वो मेथड बताने के लिए मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिएगी। आप मुझे ये बताओ कि डी तो जीरो आ रहा है, ठीक है, D1 D2 और D3 की वैल्यू बता दो जरा मुझे फटाफट से, किसी ने निकाल ली हो तो। मेरे पास निकालने का टाइम नहीं है।
टाइम हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, चैट ऑफ रखनी पड़ेगी। अब की बार एक ही वेरिएबल है लैम्डा, आपको चेक करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को तुम होमवर्क में करके लाना, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी करो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, हमें होमोजेनियस वाला पार्ट भी कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो अभी। फॉर सम अल्फा एंड बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग थ्री प्लेन्स इज ए लाइन, तीनों का इंटरसेक्शन एक लाइन आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए आपसे। जो बच्चे सर P1 प्लस लैम्डा P2 वाला डाउट पूछ रहे थे उनको मैं समझाऊंगा, अब समझाऊंगा क्लास के लास्ट में, मुझे याद दिलाना, उस टाइम मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चंस के बीच में बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो। चैट ऑन है, कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। निकला किसी का जवाब? टेन निकल गया है, 10 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेल डन, रियली वेल डन, मजा आ गया, गुड। के यू ने 10 जवाब निकाला और सही निकाला है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है, वेल डन यार। मनन का भी 10 आया, पीपी का भी 10 आया, आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है अब तो। ओके गुड। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, समय की कमी है थोड़ी सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो तीनों प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब डी को तो जीरो करना ही पड़ेगा। डी को जीरो किया तो आ रहा है 1 4 -2, 1 7 -5 और 1 5 और अल्फा। दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 1 के साथ आया 7 अल्फा प्लस 25, -4 के साथ क्या आया अल्फा प्लस 5, और -2 के साथ क्या आया 5 - 7 यानी -2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 7 अल्फा प्लस 25 -4 अल्फा -20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 7 - 4 3 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 के बराबर। ठीक, अल्फा की वैल्यू -3 आई तो पहली इक्वेशन है x प्लस 4y, या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वाला बन गया मेरे पास -3z इज इक्वल टू 5। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि P3 शुड बी इक्वल टू कुछ a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स P2, और a और b की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, और x वाले कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो x वाले कोफिशिएंट a के साथ 1, b के साथ भी 1, तो बन गया a प्लस b इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b, y का कोफिशिएंट 5, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट किया तो 3b इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू आई 1/3, यानी कि a की वैल्यू आई 2/3। इसका मतलब जो P3 है वो बेसिकली 2/3 टाइम्स P1 प्लस 1/3 टाइम्स P2 होना पड़ेगा, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो भी तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि 2/3 इंटू P1 का कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 1/3 इंटू P2 का कांस्टेंट टर्म यानी कि बीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ रहा है भैया 5 - 2/3 यानी कि
यहाँ से आ रहा है बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2/3, 15 माइनस 2 13, तो बीटा की वैल्यू आ गई 13। बीटा 13 आया, अल्फा माइनस 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। बोलो अब तो धीरे धीरे ये P1 प्लस P2 वाला मेथड क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा जल्दी आता है आंसर इससे। D1 D2 D3 सब निकालने अगर पड़ जाए तो टाइम बहुत लग जाता है। आ गया गुड। डी को जीरो करना जरूरी है ना यार, क्योंकि डी को जीरो करने से ही तो अल्फा की वैल्यू आएगी। ओके हाँ, कभी वो इजी लगेगा कभी ये इजी लगेगा। चैट को मैं फिर से ऑफ कर रहा हूं, टाइम अपने पास कम बचा है। बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, यानी कि जिनमें कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होती है। तो कांस्टेंट टर्म अगर जीरो है तो एक्स वाई और जेड तीनों को जीरो डालकर देख लो, सेटिस्फाई तीनों इक्वेशन हो ही जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो आ ही नहीं रही है। सब में एक्स वाई जेड तीनों को जीरो डालोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है। अब अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो डी को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि डी को जीरो करने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। सिंपल वाला पार्ट होता है ये होमोजीनियस वाला। अबव सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म सारी जीरो हो। होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता ही होता है। इसमें नो सॉल्यूशन वाली कहानी कभी भी नहीं होगी। और जो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो आ जाए, ये कोई सॉल्यूशन बन जाए सिस्टम का, ये कोई सॉल्यूशन बन जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल का मतलब जीरो के अलावा भी कुछ वैल्यू चाहिए यार, तो 0,0,0 एक तो एक वैल्यू आ ही रही है, उसके अलावा वैल्यू चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए। तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो तभी आएंगे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आते हैं जब डी जीरो होता है। इजीएस्ट पार्ट है होमोजीनियस वाला पार्ट। समझ गए हो तो जल्दी से बताना, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इजी है ना ये वाला पार्ट? तो यस 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 यस, क्लियर करो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन तो क्या होगा? प्रीवियस स्लाइड में क्या डाउट पूछना है तुम्हें बेटा? सिर्फ इतना सा काम की बात, इतनी सी काम की बात है कि डी अगर जीरो है तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या मोर देन वन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि अदर देन जीरो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सिर्फ डी को ही तो जीरो करना है बस। निकाल दो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नहीं, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा बेटा, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा 11th का। नहीं 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 नहीं, सी डी निकाला है, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ए आएगा, देख लो तुम। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने जल्दी आंसर निकाला उनका गलत आया, जिन्होंने थोड़ा इत्मीनान से निकाला है उनका सही आया है। देखो चैट को ऑफ कर रहा हूं, फिर से ऑफ कर रहा हूं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म सारी जीरो हैं। इसका अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन तो आई, 0,0,0 सॉल्यूशन आई, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, यानी डी को जीरो करना है। डी बनाया मैंने तो बन रहा है 2a, फिर बन रहा है 2,3b, फिर बन रहा है 2,4c। एक्सपेंड कर देते हैं सीधा, 2 इंटू ये बना 3bc माइनस 4bc, यानी माइनस का bc, फिर माइनस 2a के साथ 2c माइनस 2b, फिर प्लस में a के साथ 8c माइनस 6b, तो बन गया माइनस 2bc माइनस 2ac प्लस 2ab
प्लस 8AC माइनस 6AB इज इक्वल टू 0। BC ठीक है, -2BC बच गया, -2AC प्लस 8AC यानी कि प्लस में आ गया 6AC। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 2 2A 8 2 3BB 2 4CC ठीक है। 2 के साथ 3BC माइनस 4BC यानी कि माइनस का BC, -2A के साथ 2C माइनस 2B और प्लस में A के साथ 4 दूनी 8 8C माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और 6B। एक्सपेंड किया तो बना -2BC माइनस 2AC प्लस 2AB प्लस 8AC माइनस 6AB इज इक्वल टू 0। -2BC तो ये पड़ा हुआ है, 2AB माइनस 6AB यानी कि माइनस में 4AB, फिर -2AC प्लस 8AC यानी कि प्लस में 6AC इज इक्वल टू 0। तो कुछ गड़बड़ तो लग रही है यार, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करना। 6AC इज इक्वल टू 2BC प्लस 4AB आ रहा है, 4AB माइनस 4AC प्लस 4AB। कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, सेकंड स्टेप में गड़बड़ हो रही है क्या। 2 के साथ 3BC माइनस 4BC माइनस BC माइनस 2A के साथ, हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है। चलो, तो बना -2BC माइनस 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 4AC सॉरी, प्लस 4AB प्लस 8AC और माइनस 6AB इज इक्वल टू 0। -2BC तो है, -4AC प्लस 8AC यानी कि प्लस में 4AC और ये वाला यानी माइनस में 2AB इज इक्वल टू 0। डी को 0 करना था बस, और कुछ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो बन रहा है 4AC इज इक्वल टू 2BC प्लस 2AB। यहां से B कॉमन निकाला तो B की वैल्यू आ रही है 2AC अपॉन A प्लस C यानी कि ये सारे HP में हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। थोड़ी देर के लिए इसको होमवर्क में लो, क्वेश्चन नंबर 13 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 करो पहले, थोड़ा टाइम कम है। 2 क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, अगर टाइम बचेगा तो आज ही कर लेंगे, ठीक। The system will have infinite solution, no solution या फिर trivial solution। फिर गड़बड़ निकाल रहे हो, फिर गड़बड़ निकाल रहे हो, फिर गड़बड़ निकाल रहे हो। पुनीत बोल रहा है सर ए पक्का, श्रेयांश बोलता है ए, अनुकृति भी बोलती है ए, मनन बोलता है सी, उत्कर्ष बोलता है सी। चलो करें भाई, सीधा सिंपल सा फंडा है, होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है तो डी चेक कर लेना चाहिए। डी आपने निकाला होगा, 0 आ रहा होगा सबका, डी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। करेक्ट आंसर इज ए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। बताना जरा जल्दी से बताना जरा कि डी की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही है।
यस, डी जीरो आने का मतलब सिस्टम के चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, डी जीरो आने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। अब वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली जो मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सिस्टम को देखो जरा, 7x प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। इनको देखते मुझे ख्याल आ रहा है दोनों को ऐड कर देता हूं यार, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड किया तो बना 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई 0 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू माइनस वाई आनी चाहिए। x की वैल्यू माइनस वाई कहां डाल दूं? तीसरी इक्वेशन में डाल दो, तीसरी इक्वेशन में डाल दो। तो x की जगह माइनस वाई डाला तो बना माइनस वाई माइनस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। यहां से बना 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। यहां से बना y इज इक्वल टू माइनस 2z, यानी ये वाला तो गलत हो गया। यहां पे y इज इक्वल टू माइनस 2z दिया होता तो सही होता। इसको चेक करें जरा, x की वैल्यू 2z आ रही है क्या? अब x की वैल्यू माइनस y है, तो x की वैल्यू जो माइनस y है, यहां पर x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 2z, यानी x की वैल्यू 2z आनी चाहिए, यानी A इज द करेक्ट आंसर, D सही जवाब नहीं है। ये था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन। समझे कि ना समझे? समझा ना तू? सबसे आसान वाला पार्ट है होमोजेनियस, क्योंकि D इक्वल टू 0 लगभग जितने भी क्वेश्चन आए आज तक जिंदगी में सब में D इक्वल टू 0 करना था, बस और कुछ नहीं था। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो सिस्टम जो अपन ने सॉल्व किया है उसमें ये निकल रहा है कि x की वैल्यू 2z, y की वैल्यू माइनस 2z और z की वैल्यू कुछ भी। कहने का मतलब z को अगर 1 ले लूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। आ गया एक और सोल्यूशन। फिर z की वैल्यू 2 ले लूं तो x और y की वैल्यू और निकल जाएगी, यानी एक और सोल्यूशन आ गया। फिर z की वैल्यू 3 ले लूं तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, यानी एक और सोल्यूशन आ गया। ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, एक और करा दूं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ 2-4 बातें और डिस्कस करनी है। तो फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 एक तो दिया मैंने होमवर्क में, वो शेड्यूल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 1 और 2 डेज आपको पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल कि आपको किस टाइम पे क्या चीज रिवाइज करनी है वो सारा मिलने वाला है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क में दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 नॉन होमोजेनियस टाइप का और क्वेश्चन नंबर जो था 10 वो था होमोजेनियस टाइप का। दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको ये दिक्कत है कि सर डीपीपी कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ मिलेंगे, उनको मैं बता देता हूँ। लेट मी शो यू। अमेजॉन एकेडमी की आप वेबसाइट खोलोगे तो इफ़ यू गो टू लाइव लेसन्स, लाइव लेसन्स में क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में मैथमेटिक्स पे जाओगे तो ये जो लाइव क्लास चल रही है तो अभी आपको दिख रही है। कुछ टाइम के बाद यही लाइव क्लास कुछ टाइम के बाद ये लाइव क्लास शिफ्ट हो जाएगी पास्ट लाइव लेसन्स में। पास्ट लाइव लेसन्स में रिकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करके दिख जाएगी और लेसन मटेरियल में डीपीपी आपको मिल जाएगी यहाँ से क्लिक करने पर, और क्लास नोट्स यानी जो अभी जो आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको अभी नोट्स दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख जाएंगे क्लास नोट्स में, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बड़ी इजीली मिल जाएंगे। उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है होमवर्क के अंदर। थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैं D1 D2 D3 वाला मेथड नहीं बता पाया हूँ, बट मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा ही है कि D1 D2 D3 में और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी होती है। उस वैल्यू को निकालकर अगर ये सारे जीरो हो रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन। इजी होता है लेकिन थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए मैंने आपको एक नया मेथड बताया है। इस मेथड को अगर आप थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मेथड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे सवाल भी जल्दी हो जाएंगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये कि रिकॉर्डिंग दोबारा चलाना, ये जो क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करने शुरू किए उस पॉइंट पे आकर आप इन क्वेश्चन को दोबारा खुद से सॉल्व करके देखना यूजिंग द न्यू मेथड, जो मैंने आपको फैमिली ऑफ प्लेन वाला मेथड बताया है। नॉर्मली जब भी स्कूल टाइम में या जब आपने पहली बार डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो हो सकता है आपने उस टाइम फैमिली ऑफ प्लेन का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक 3D ज्योमेट्री पढ़ी हुई नहीं थी।
तो टीचर आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाता ये वाला मेथड, क्योंकि 3D ज्योमेट्री पढ़ी हुई नहीं है। अब आपने क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो 3D ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको नया मेथड बताया है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट था जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, 3 बजे वापस मिलने की जरूरत नहीं है, 3 बजे इंग्लिश में होगा। हाँ, अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया हो तो यू कैन कम द इंग्लिश क्लास ऑल्सो। ओके, वर्किंग वेरी हार्ड, गुड 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 गुड। नाउ दिस टॉपिक इज मोर क्लियर टू मी, गुड गुड गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को कुछ भी अगर फायदा होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपको और फायदा देने की कोशिश करूंगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा। अच्छा, एक जानकारी और मैं दे दूं आपको, आज जितने भी क्वेश्चन किए अपने, जितने भी क्वेश्चन, वो सारे के सारे पिछले 2 साल के क्वेश्चन है, 2019 2020 सारे के सारे। 1-2 क्वेश्चन 2021 के फरवरी अटेम्प्ट के भी थे, लेकिन आपने देख लिया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही आते हैं, और थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से रिलेटेड भी होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका, वेल डन, नाइस नाइस नाइस। 3D ज्योमेट्री भी क्लियर हो जाएगी, गुड 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 गुड। डीपीपी क्या होता है? डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन डीपीपी डिस्कस करेंगे और ये 2 होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।